बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान साहब बात कर रहे हैं। जी जी जी, फरमाइए। जी कामरान साहब, मेरे दो सवाल हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ अपने वीज़े के मुतालिक। ठीक है। मैं जो हूँ ना, वो Tier 1 इंटर डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड की। ठीक है। और मेरे हस्बैंड का फरवरी में आर हो चुका है। ठीक तो है। लेकिन मैं डिपेंडेंट हूँ और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है इस साल दिसंबर में। ठीक है। तो मेरा और मैं इस कंट्री में रहते हुए मुझे ना हो जाएंगे 7.5 years। जस्ट सेवन अंडर एंड हाफ मीन 7.5। 7.5 साल हो जाएंगे। तो मुझे यानी कि जब मुझे पता है ये है कि जब दिसंबर में मुझे ना वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि FLRM है, जी जी। 2.5 years का। ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, पहला सवाल ये है कि फ्रॉम फरवरी से दिसंबर तक मेरा जो हस्बैंड का ILR हो गया है, क्या मेरा वीज़ा वैलिड है फरवरी से दिसंबर तक? क्योंकि मैं अभी भी उनकी डिपेंडेंसी में ही हूँ, Tier 1 में। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा जब FLRM में 2.5 years हो जाएंगे, तो मुझे ये है कि मेरा 10 साल की बेस पे ILR हो जाएगा, या फिर मुझे और एक्स्ट्रा 2.5 करने पड़ेंगे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे चीज़ें। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, बेस्ट चीज़ यही होगी कि ओके, आपके हस्बैंड को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल गई है कि आप जल्द से जल्द स्विच कर लें टू द स्पाउस रूट, पार्टनर रूट पर आप स्विच कर लें और आप अपनी 18,600 रिक्वायरमेंट दिखा के, रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट पूरी करके आप स्विच कर लें। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि आपको 5 साल दोबारा करने पड़ेंगे या आप 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस पर अप्लाई कर सकेंगी या नहीं, क्योंकि आपके अभी लीव है और आपकी लीव में कोई ब्रेक नहीं हुई। जब आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे, आप अप्लाई कर सकती हैं अंडर 10 ईयर्स लॉफुल रेजिडेंस। लेकिन हमेशा की तरह मैं आप सबको यही एडवाइस करता हूँ, जब भी आप कोई लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन डालें अंडर द 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस, बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपनी फ़ाइल होम ऑफिस से मंगा लें और उसमें चेक कर लें कि उसमें कोई ब्रेक हुई है या नहीं। लेकिन द मेन एडवाइस आई विल गिव यू टुडे इज़ कि आप जल्द से जल्द स्विच कर लें टू द पार्टनर रूट। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव होने। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मिसेस खान बोल रही हूँ। मैंने पूछना था आपसे, मुझे और मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड को 2.5 year की लीव मिली हुई है, जी जो जी। नेक्स्ट ईयर खत्म होगी। तो मैंने पूछना था कि नेक्स्ट ईयर जो मैं लीव के लिए नेक अपनाने के लिए मैं कार्ड भेजूंगी, तो उसके लिए मुझे कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, करनी भी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है। सॉरी, आपको कौन से रूट पर वीज़ा मिला हुआ है? मुझे प्राइवेट लाइफ से प्राइवेट लाइफ पर 2.5 साल बच्चों का का। वीज़ा। जी जी। ठीक है, और आपका सवाल क्या था? ये बच्चों के लिए और अपने कार्ड नेम बनवाने के लिए मैंने नेक्स्ट ईयर देने हैं, तो फीस देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? अभी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं सारे? हाँ, बेनिफिट मिल रहे हैं, हाउसिंग के लिए भी मिल रहे हैं, बच्चों के भी मिल रहे हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट भी मिल रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब भी आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपको होम ऑफिस की फ़ीस भरनी पड़ती है, जो है एट द मोमेंट £2058। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं आजकल फॉर अ फ़ी वेवर, और उनको फ़ीस एग्जेम्प्ट की जा रही है। इसलिए अगर कोई भी व्यूअर आज सोच रहा है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप पहले फ़ी वेवर अप्लाई कर लें। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है ये है कि आपने साबित करना होता है कि आप अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते या आपके पास मुनासिब रिहाइश नहीं है। ये है जो डेफिनेशन डेस्टिट्यूशन की। आपको साबित करना होता है कि आप डेस्टिट्यूट हैं। लेकिन पिछले माह कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि जो होम ऑफिस की जो पॉलिसी है, जो कहती है कि आपको डेस्टिट्यूट होना चाहिए, कि
आपके पास रिहाइश नहीं होनी चाहिए या आप अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, ये टेस्ट रॉन्ग है। और जो टेस्ट होना चाहिए वो है कि अगर आप फ़ीस को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, सिंपल सा टेस्ट होना चाहिए। इसलिए फ़र्ज़ करें अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी पैसे हैं 1000 पाउंड या 2000 पाउंड, और अगर आप ये पैसे खर्च कर देते हैं एप्लीकेशन के ऊपर और उसके बाद आपके पास कोई पैसे नहीं रहते, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको ग्रांट कर देगी फ़ी वेवर। इसलिए मेरी एडवाइस आप सबसे है कि अगर आप सोच रहे एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, मेक श्योर टू गो फॉर द फ़ी वेवर। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, योर लाइव ऑन एयर। हेलो कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान, मैंने 2011 में इधर साइलम क्लेम किया था, उससे पहले मैं ओवरस्टे था। जी जी। और मुझे उन्होंने डिस्क्रिशनरी लीव दी थी प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ के रूट पर। अभी 2018 में मुझे इंडेफिनिट दे दिया। अभी मार्च 2019 में मैंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया। मेरे 4 बच्चे ब्रिटिश हैं। ठीक है। तो क्या गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट के लिए अगर आप 10 साल पीछे जाएं, तो मैं फरवरी 2011 में ओवरस्टे था, तो क्या वो मुझे सिटीजनशिप दे देंगे अभी भी? आपको असाइलम पर इंडेफिनिट मिला था? मुझे असाइलम पर डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 3 साल की, फिर 3 साल की एक्सटेंड हुई, मैं समझ फिर गया। इंडेक्सेट मिल गया 2018 में। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, आपको 10 ईयर गुड रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आपको वीज़ा दिया था डिस्क्रेशनरी बेस के ऊपर। उन्होंने आपको 2 वीज़े दिए 3-3 साल के। इसलिए जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी, उस दिन से वो 10 साल पीछे जाएंगे और वो चेक करेंगे कि आप उस टाइम पीरियड में ओवरस्टे थे या नहीं। और जो आपने मुझे बताया है कि इसमें लग रहा है कि गैप था, और मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देंगे। अगर आपने एप्लीकेशन अभी नहीं सबमिट की, मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि आप वेट कर लें। जब आपके 10 साल लॉफुल रेजिडेंस पूरे हो जाएं, फिर ही जाके आप एप्लीकेशन अपनी नेशनलिटी की सबमिट करिएगा। नाज़रीन, ये एक एग्ज़ाम्पल है आप सब के लिए कि जब मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन आप सोच रहे हो सबमिट करने के लिए, एडवाइस ज़रूर लिया करें। अब इस कॉलर ने कहा है कि उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, और अब इनकी एप्लीकेशन अगर रिफ्यूज़ हो जाती है, इनके 1330 पाउंड वो ज़ाया जाएंगे और होम ऑफिस इनको एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देगी। इसलिए मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप सोच रहे हो कोई एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, ऑलवेज़ 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 कंसल्ट ए सॉलिसिटर। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, अब एक ब्रेक का वक्त होता जाता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबको दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप अपने मोबाइल पर अभी जाएँ, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, वेलकम बैक। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, योर लाइव ऑन एयर। Hello, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Hello, hi. Hi, my name is Mr. Dange. I have a son who is born here. He is working for a Liverpool University, but he's based in China. Okay. So he's in COVID now, so he's here now. And his girlfriend actually is going to register as a married girl. He's going to marry her. She's doing a MA English in Bath University. So what is the position when she finishes and when he is here? Can he stay here? Can she stay here with him? So when did they get married? Sorry, they are going to get married in September. In the UK or in China? Yeah, in UK. Yeah, registrars. He is going to register. Okay, so once they get married, does he intend to go back to China? What's his plan? Well, he doesn't want to go, but he has got one more year to do in China, so he might go and do it and then come back. Right, I understand. Okay. Thank you very much for your But call. she's a Chinese citizen, by the way. Yeah, And but she's what- doing MA English at Bath University. Okay, and when does her visa expire? Do you know? Her visa expires end of this year, sometime in October, probably November. Okay, I got it. Thank you very much for your call. The best thing for your
son and your future daughter-in-law would be is before the expiry of her visa, because she's on a student visa, if she applies to switch under the partner/spouse route, she should be able to get a further 2.5-year visa, and once she's completed 5 years on that, they will grant her indefinite leave to remain. Be sure to make sure that your son and your daughter-in-law meet the income requirement, which will be 18,600, and for that you will have to provide 6 months pay slips and 6 months bank statements. If all those requirements are fulfilled, I'm hopeful that they will grant your daughter-in-law a visa for a further 2.5 years. Thank you very much for your call. नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. Hello, hello, you're live on air. हेलो हेलो जी, फरमाइए. हेलो, हाँ जी, हाय कामरान भाई. क्या हाल है? माय क्वेश्चन इज दिस कि मैं 2017 मई में टायर 2 जनरल वीजा में इंडिया से यूके आई थी. ठीक है. और उसके बाद स्पॉन्सरशिप मिल गई टायर 2 जनरल. तो जी. अब मैं डिपेंडेंट हूँ और वो टायर 2 जनरल वीजा पे हैं. तो मुझे ये पता करना था कि हमारा आईएलआर का कब से काउंट होता है. क्या हम 2017 से काउंट होते हैं या 2019 से होंगे. अब जब आपने स्विच किया था, आपने इन कंट्री किया था या आपने वापस जाके किया था? जब हमने स्विच किया था लास्ट ईयर तो हमने वापस इंडिया गए थे और तब स्विच किया था. ठीक है. और आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है कि जैसे टायर 2 जनरल वीजा पर मैं आई थी 2017 में जी जी. कंपनी स्पॉन्सरशिप से, और अब मेरे हस्बैंड ने स्पॉन्सरशिप ले ली थी लास्ट ईयर. तो हम लोग आईएलआर के लिए कब से एलिजिबल होते हैं. ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. आप अप्लाई करेंगे फ्रॉम 2019, जब आपने दोबारा अप्लाई किया और उससे आपका टाइम पीरियड शुरू होता है. पहले क्या होता था कि 2017 से पहले अगर आप अप्लाई करते थे, अगर आप विदिन 30 डेज यूके में एंटर हो जाते थे, आपके लीव में ब्रेक नहीं होती थी. लेकिन इसमें वो रूल्स उन्होंने चेंज कर दिए और इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन यू एंटर्ड लास्ट इनटू द यूके. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो, हेलो, यू लाइव ऑन एयर. कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कामरान भाई, मेरा एक गुड कैरेक्टर पे सवाल था. जी जी. कि जो नेशनलिटी के लिए जब अप्लाई करते हैं, जी जी. मुझे सिर्फ ये मालूम करना था क्या मैं कोई ब्रिज तो नहीं किया. मैं विजिट वीजे पे यूके में दाखिल हुआ था. ठीक है. और तकरीबन 2-2.5 महीने तक मैं विजिट वीजे पे था. जी जी. तो विजिट वीजा मेरा 19 फरवरी को एक्सपायर होना था. ठीक है. तो एक दिन पहले 18 फरवरी को मैंने लंदन में जाके असाइलम क्लेम कर दिया था. मेरे पास उसका लेटर भी है जिसमें उन्होंने जब मुझे इंडेफिनिट दी थी तो उस पर लिखा हुआ था कि आपने असाइलम क्लेम किया 18 फरवरी को. ठीक है. यानी कि एक दिन मैंने पहले अप्लाई कर दिया था. तो अब मैं ओवर स्टे तो नहीं इसमें होता है. और मेरी एप्लीकेशन जो है वो तकरीबन चली थी. 1 साल के बाद मेरा इंटरव्यू आया था और मुझे 5 साल का असाइलम ग्रांट हो गया था. ठीक है, मैं समझ गया. बस ये सवाल था मेरा. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. आपने मुझे बताया कि आपने असाइलम एट द एयरपोर्ट क्लेम किया है और उसके बाद 1 साल बाद उन्होंने आपको ग्रांट कर दिया. अगर आप असाइलम एट द एयरपोर्ट क्लेम करते हैं, फिर इसमें आपको कोई ब्रेक नहीं होती आपके लीव में, क्योंकि वो आपको टेम्परेरी एडमिशन देते हैं और वो कंटिन्यू होती है जब तक आपके असाइलम केस को वो डिसाइड नहीं करते. क्योंकि आपके असाइलम को उन्होंने ग्रांट कर दिया था, इसलिए आपके बैड कैरेक्टर में कोई ब्रेक नहीं है और आपका जो सारा पीरियड है यूके में वो है लॉफुल. इसलिए मेरे ख्याल में जब आप अप्लाई करेंगे नेशनलिटी के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और वो आपको, मुझे उम्मीद है, ग्रांट कर देंगे ब्रिटिश नेशनलिटी. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो, हेलो, यू लाइव ऑन एयर. ओके. Please fire away with your question. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कामरान साहब, एक सवाल है मेरा, प्लीज. जी जी, पूछो. जी, ओ मेरा एक बेटा ब्रिटिश है ते 5 बच्चे जड़े ना उन्हां कोल दूजा है 2.5 साल दा. ठीक है.
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਛੜਿਆ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ठीक है नहीं मैनू ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ Sorry. ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ नहीं मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਐਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਵੀ ठीक है और उन्होंने की वजह दी है कि क्यों रिफ्यूज किया उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਹੈ 21 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰਾ कितने महीने की सजा हुई है 21 ਮੰਥ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ कितने महीने की 21 ਮੰਥ 21 मंथ की अच्छा ठीक है मैं समझ गया ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਪੀਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ प्लीज ठीक है मैं समझ गया बहुत शुक्रिया आपके कॉल का देखिए अगर आपका ब्रिटिश चाइल्ड हो वैसे तो होता है कि आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको वो वीज़ा ग्रांट कर दें लेकिन आपने मुझे अभी बताया है कि आपकी कन्विक्शन थी जिसमें आपको 21 मंथ्स की सज़ा दी गई थी इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है क्योंकि अगर आपको सज़ा हो 4 साल से ज़्यादा आपको वो इनडेफिनेटली हमेशा के लिए वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते हैं आपके वीज़े का अनलेस दे आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लेकिन आपकी सज़ा है 4 साल से कम फिर जो लॉ ये कहता है कि अगर आपकी सज़ा 4 साल से कम हो फिर जब तक 10 साल नहीं गुजरते आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे लेकिन अगर कोई कंपेलिंग या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं फिर उसको वो कंसिडर करते हैं और हो सकता है कि कोर्ट आपको वीज़ा ग्रांट कर दे और आपके केस में एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो एक बेटा है वो ब्रिटिश है बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप कोई अच्छे सलिसिटर को कंसल्ट कर लें और सही तरह इस अपील को तैयार करें और फिर ही जाके इसमें कोई बात बन सकती है क्योंकि अगर एक दफ़ा आपकी एप्लीकेशन या अपील रिफ्यूज़ हो जाती है दोबारा आपको अपील राइट मिलना बहुत मुश्किल होगा और अगर मिल भी जाता है हमेशा वो पिछले जज का हवाला देंगे कि नहीं पिछले जज ने ये कहा था कि मुनासिब है ये वापस जा सकते हैं क्योंकि इनको सज़ा हुई है और दूसरे बच्चे ब्रिटिश नहीं हैं हम समझते हैं जो आप एप्लीकेंट हैं आप वापस जाके रह सकते हैं पाकिस्तान में इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि एक तो आप अपने अच्छे सलिसिटर को कंसल्ट करें और दूसरा जितने आपके पास एविडेंस हैं कि आप इन कम्युनिटी में इंटीग्रेट हुए हैं आपके बच्चों की प्राइवेट लाइफ यहाँ इस्टेब्लिश हुई है उस सब प्रूफ को इकट्ठा करके आप कोर्ट के सामने ये पेश करें बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी बात करनी कामरान से जी जी फरमाइए आप बात कर रहे हैं अच्छा मैंने पूछना था मेरी नीस है पाकिस्तान तो उसके हस्बैंड ने जर्मनी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है स्पाउस वीज़ा के स्टूडेंट वीज़ा बहुत स्पाउस स्टूडेंट वीज़ा ठीक है अभी तकरीबन 3-4-6 महीने मतलब नियरली साल होने वाला है अभी तक उसका कोई कह रहे हैं कि इधर से क्लियर हो गया अब पता नहीं कि वो क्लियर है कि नहीं है उसके जो हस्बैंड है वो जर्मन नेशनल है और वो यूके में रह रही है जर्मनी में रह रहे हैं जर्मनी में रह रहे हैं ठीक है मैं समझ गया बहुत शुक्रिया आपके कॉल का आई थिंक आपने पिछले वीक भी ये फ़ोन किया था और मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था क्योंकि ये जर्मन लॉ में आता है ये एप्लीकेशन बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप वहाँ कोई सलिसिटर से कंसल्ट कर लें और वो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकेंगे कि क्यों इतना टाइम लग रहा है अगर आपके जो है नीस के हस्बैंड अगर वो एक्टिविटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं यूके में और यहाँ से वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं फिर वो एक और बात होती है और वो आता है अंडर यूके इमिग्रेशन लॉ और वो एप्लीकेशंस विद इन 3 to 4 मंथ्स में वो आपको जवाब दे देते हैं उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ हेलो हेलो यू लाइव ऑन एयर हेलो सर हेलो यू लाइव ऑन एयर ओके सर सर मैं ये क्वेश्चन है मेरा जैसे कि हमारा सिटीजन यूरोपियन सिटीजन ना जी जी और ये हमको डेफिनेट भी लेनी पड़ेगी पहले ऐसा ही मेरे पास
अपना परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है यूके का, मुझे 11 साल हो गए इधर। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ? फ्रांस का आया। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? नहीं, डेफिनेट नहीं मिला सर, मेरे पास तो रेजिडेंस कार्ड है यहाँ का। ठीक है, और ठीक है, मैं समझ गया। और आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है कि जे मैंने ब्रिटिश सिटीजन पासपोर्ट लेना हो यूके का, जी जी, मुझे डेफिनेट भी लेनी पड़ेगी पहले या डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपनी सिटीजन के लिए? ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। पहले क्या होता था कि जब आप यहाँ यूरोपियन सिटीजन होते थे, आपके यहाँ 5 साल पूरे हो जाते थे, चाहे आपने अप्लाई नहीं किया था इनडेफिनेट के लिए, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी। लेकिन चंद साल पहले होम ऑफिस ने लॉ चेंज कर दिया था और आपको एज ए यूरोपियन नेशनल पहले अप्लाई करना होता है इनडेफिनेट के लिए। जब वो ग्रांट हो जाए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी। इसलिए आपकी केस में मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि पहले आप अप्लाई कर लें इनडेफिनेट के लिए, जैसे ही वो मिल जाए फिर आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकती हैं फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, सॉरी लगता है लाइन डेड हो गई है। जी हेलो, जी फरमाइए। जी कामरान भाई, मैंने अभी सवाल किया था 5 मिनट पहले वो गुड कैरेक्टर पे रेफ्यूजी स्टेटस के बारे में। जी जी, तो वो मेरा समझे नहीं थे आप। मैंने कहा था कि मैं विजिट वीजे पे आया था और 2 महीने में विजिट वीजे पे यहाँ रहा था। ठीक है, 18 फरवरी को मैंने असाइलम क्लेम किया था, जबकि मेरा जो वीजा था वो 19 फरवरी तक था। तो एक दिन पहले मैंने एक्सपायर होने से अप्लाई किया था असाइलम के लिए, और फिर वो 1 साल चला और उसके बाद मुझे असाइलम ग्रांट हो गया था। ठीक है, ठीक है, मैं समझ तो गया। मैं एयरपोर्ट पे मैंने अप्लाई नहीं किया था, आपने बोला कि वो एयरपोर्ट पे आपने अप्लाई किया था। अच्छा तो अच्छा, इस वजह वो से मेरे सुनने में फिर थोड़ी सी गलती हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपका सवाल समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। फिर भी मेरा आंसर आपके लिए सेम है कि मेरे ख्याल में आपके गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट की कोई ब्रेक नहीं हुई है, और इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गुड कैरेक्टर की गाइडेंस पढ़ें, उसमें लिखा होता है कि वो चेक करते हैं कि आपने कितनी जल्दी असाइलम क्लेम किया था, और आपने किया है विदिन 6 मंथ्स आपने अप्लाई कर दिया है। इसलिए आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपने जल्द से जल्द अपनी तरफ से कोशिश की है अप्लाई करने के लिए, और आपके पास उस टाइम विजिट वीज़ा था, आप एक ओवरस्टेयर नहीं थे। इसलिए जब आप अप्लाई करेंगे फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको ग्रांट कर देंगे ब्रिटिश नेशनलिटी। इसलिए आपके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। नहीं नाजरीन, अगली कॉल की तरफ नहीं बढ़ेंगे, एक ब्रेक का वक्त होता जाता है, और हमेशा की तरह मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ ब्रेक से पहले। वो है keijaz@me.com। इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, वेलकम बैक। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो जी फरमाइए। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। मेरे को पुत्र नेशनलिटी है, और मेरे को भी और मेरे बच्चों को भी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है ना। ठीक है। हाँ जी, और मेरी वाइफ ने अप्लाई किया होया, जवाब नहीं आया कोई। इन्ना जिदा 1 साल हो गया बच्चों ਨੂੰ इंडेफिनेट ਦਾ। जी जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੁਰਤਗਾਲ। ਪੁਰਤਗੀਜ਼। और ठीक है, और बच्चे किदों आए सन यूके एंटर किदों होए ने? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। और ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। और ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਅਜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ।
ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਔਰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਥ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 3(1) ਤੇ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਦਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते ਆ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ। ਹੈਲੋ रुक जा। ਹੈਲੋ, ਯੂ ਲਾਈਵ ਔਨ ਏ। Alright. ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ, ਯੂ ਲਾਈਵ ਔਨ ਏ। Okay. Hello. Oh, Assalamu alaikum Kamran bhai. स्पीकिंग। जी जी फरमाइए। Can you hear me? I can, loud and clear. If you can just put the TV volume down, Right. that would be great. Kamran bhai, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Right. तो जनाब मेरा जो वीज़ा है, जी 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 हेलो कमरान भाई। जी जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा जी, तो मेरा जो वीज़ा है that was expired on 3rd of July, ठीक है। तो फिर वो एक्सटेंड किया 31st of तक। ठीक हो गया। Now, मेरी ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਅਨਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ हाँ जी। till 15th of August। फ्लाइट ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। एहतियात हो गई, रेट्स हो गई, कोई ऑपरेशनल नहीं है। हाँ जी ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 31st ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते ਆ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ। ਹੈਲੋ hello, you're live on air. Hi, hello. Hello, you're live on air. Hi. I've got a question. My sister-in-law, she's obviously from India and she came in December. Okay. She's got a British overseas passport and I'm changing it to a British citizen, which I've done the application and everything. Okay. They have saved it, but they have now sent me a letter that she's got to confirm the Indian authorities that she has never claimed British citizen. I have tried doing that, but unfortunately, due to COVID-19, the embassies are closed now here in UK. Right. I have asked for extra time for me to submit that. Okay. But I provided them with all the documents where she's got all the visas and the passports where she's had it from the beginning as a British overseas citizen. Right. I don't know how to go about this because obviously they have written to me that if I don't provide that document, the written confirmation, they will reject the application and obviously I'll lose the money. So I don't know how to go about it. So is your main problem that the Indian High Commissions are closed so you can't contact them? Is that right? That's the problem, yeah. Right. And I can't get that document even from India. Right. Because they said I have to do it from here. So I understand. I don't know how to go about that. Need not worry. You've done the right course of action. You've emailed them or written to them informing them that you need an extension of time.
What I suggest you do is write to them again and say, they're still closed. I request an extension of time of 30 days or 60 days. And they should take that on board. And once you have the document from the Indian High Commission, you can forward that to them. They won't penalize you for asking an extension of time. Because of COVID-19, the Home Office has categorically said that they will not penalize anyone because of this pandemic. So you should be fine. Thank you very much for your call. नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. अस्सलाम वालेकुम सलाम. जी सर. जी फरमाइए. मैंने साइलम किया था. जी. तो मेरा ना उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है, तो वो मेडिकल बेस पे और साइलम मैंने अप्लाई किया था. ठीक है. तो उसके बाद इन्होंने मुझे ना, मैं मेडिकल डाला था, मेरे कुछ सांस की तकलीफ हो गई, ऑपरेशन था. ठीक है. इन्होंने मुझे अभी ह्यूमन राइट्स पे रिफ्यूज करके ह्यूमन राइट्स पे अपील कर दी है. तो मेरा वो मेडिकल का कोई उसमें मेंशन नहीं किया, क्या कुछ है तो क्या कुछ हो सकता है? अभी आपको उन्होंने अपील राइट दी है? जी. आपको कितने साल यहाँ हो गए रहते हुए? मुझे 12 साल हो गए यहाँ पे. अकेले रह रहे हैं या फैमिली के साथ कोई है, वाइफ? नहीं, मैं अकेला रह रहा हूँ. ठीक है. और आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या है? मेडिकल ये है कि मुझे सांस की तकलीफ है, मैं रात को ऑक्सीजन मशीन यूज करता हूँ. वो मुझे ना किंग कॉलेज वालों ने दी है. ठीक है. उसके बगैर मैं अगर ट्रैवल करूं तो मैं बस में, ट्रेन में सो जाता हूँ. ठीक है. दिमाग में ऑक्सीजन, मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि वो ऑक्सीजन जाती है दिमाग में. जी. वो वेन्स काट दी है. ठीक है. प्रॉपर ऑक्सीजन दिमाग में नहीं जाती. ठीक है. और आपने अपील दर्ज कर दी है अभी या नहीं? जी मैं कर दी है. ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. चलो, ये तो अच्छी न्यूज़ है कि उन्होंने आपको अपील राइट दी है. मेरी आपसे यही एडवाइस होगी, क्योंकि उन्होंने आपको ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन रिफ्यूज़ किया था और ह्यूमन राइट्स पर उन्होंने अपील राइट दिया है, उसके साथ साथ आप भी अपने मेडिकल ग्राउंड्स भी साथ लगा दें और उस पर भी आप अपनी अपील फ़ाइट करें. इसलिए आप अपने मेडिकल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स, कंसल्टेंट के लेटर्स, रिपोर्ट्स, जीपी लेटर वगैरह, वो सब साथ लगा के आप अपना अपील का बंडल तैयार करें और अपने सॉलिसिटर या बैरिस्टर को कहें कि इस ग्राउंड के ऊपर भी आपका अपील लड़ा जाए. और मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे. और इसकी वजह मैं भी आपको ये बताता हूँ कि 2-3 माह पहले कोर्ट्स ने जजमेंट पास की थी. उन्होंने कहा था कि जो टेस्ट होम ऑफिस इस्तेमाल कर रहा है फॉर मेडिकल केसेस वो गलत है. और उन्होंने कहा था कि जो सही टेस्ट है वो है पापाशविली, द केस ऑफ पापाशविली. उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर फ़र्ज़ करे किसी के पास कोई मेडिकल कंडीशन है, ये नहीं है कि अगर उसको वापस भेजा जाएगा सर्टेनिटी है कि उसकी वहाँ डेथ हो जाएगी. ये टेस्ट नहीं है. अगर कोई बंदा अपने होम कंट्री को वापस भेजा जाता है और उसके पास कोई मेडिकल कंडीशन या इशू है और वो कंडीशन वर्स हो जाती है, फिर उसको वीज़ा मिलना चाहिए अंडर मेडिकल ग्राउंड्स, अगर उसका इलाज सही तरह उसके होम कंट्री में नहीं हो सकता. इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि दोनों तरफ से आप इस अपील को फ़ाइट करें. एक तरफ ह्यूमन राइट्स एंगल कि आपके 12 साल यहाँ हो गए और आपके टाइज़ यहाँ हैं यूके में, और दूसरा कि आपकी जो मेडिकल कंडीशन है इसका सही तरह इलाज नहीं हो सकता पाकिस्तान में. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो, you're live on air. हेलो, बड़ा ही मेहरबानी होगी अगर प्लीज़ आप अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें. हेलो जी, फरमाइए. Hello, you hear me? I can, loud and clear. Okay. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ. ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਲਾਤੀ. ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਡੇਟ 7th of May. ਹਾਂਜੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ. ਅੱਜ 39 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ.
हाँ जी, ठीक है। और फिर मैंने पुछना चाहनी कितना टाइम लगूगा और मैं ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਈ HMCTS ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਵਰਕ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ऑनलाइन, तो उस तो बाद मैंने कुछ नहीं पता लगा। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। देखें, अभी आप वेट कर रहे हेयरिंग का। अभी वो पिछले माह कोर्ट्स ने अनाउंस किया था कि अभी वो दोबारा शुरू कर रहे हैं फेस टू फेस हेयरिंग्स एट वेरियस कोर्ट्स। कोई हेयरिंग्स चल रही हैं ऑनलाइन और कोई हेयरिंग्स वो कर रहे हैं अब एट द कोर्ट्स। टेलर हाउस में उन्होंने शुरू कर दी हैं हेयरिंग्स और बर्मिंघम में भी उन्होंने शुरू कर दी हैं हेयरिंग्स इन पर्सन। अब जो यहाँ आपकी बात है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे और उसके बाद आप वेट कर रही हैं हेयरिंग डेट का, आप ये कर सकती हैं कि आप अपने सॉलिसिटर को कहें कि आपके कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है और उस वजह से आपकी अपील डेट को आगे लेके आया जाए, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको जल्दी से डेट दे देंगे। अब बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो 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 जी फरमाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग सर। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। जी फरमाइए। गुड इवनिंग सर। हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है सर, यहाँ मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मुझे शादी करना है। लेडी हॉलीडे के लिए लंदन आई है, उसके साथ शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ठीक। आपकी एज कितनी है? मेरा एज है 65। ठीक है। और जो आपकी जो है पार्टनर, वो कौन से वीज़ा पर आई है यहाँ? यहाँ हॉलीडे के लिए आई। विजिट वीज़ा। उसका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया या नहीं? नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप शादी करना चाहते हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर स्पाउस रूट, और आपकी जो वाइफ है वो इन कंट्री एप्लीकेशन सबमिट कर सकती हैं, क्योंकि होम ऑफिस ने ऐलान किया था मार्च में कि जो एप्लीकेशंस आपको अप्लाई करने पड़ते थे फ्रॉम इंडिया या पाकिस्तान, एंट्री क्लियरेंस लेनी पड़ती थी, वो आप एप्लीकेशंस इन कंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि एप्लीकेशन तो आप सबमिट कर देंगे यहाँ और वो वैलिड होगी, होम ऑफिस उसको रिफ्यूज़ कर देगी शायद, कि अगर वो कहेंगे कि इसमें कोई इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स नहीं है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कोई एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपकी वाइफ के लिए, आप अपने को सॉलिसिटर को कंसल्ट करके फिर ये कदम उठाएं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये था हमारा लास्ट कॉल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर करें और लाइक करें सोशल मीडिया के ऊपर, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। नाजरीन, मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम, सिर्फ़ और सिर्फ वीनस टीवी पर। अस्सलामु अलैकुम।